बच्चों, हम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे। आज हम कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बाकी सब चीज़ें कर लिया था। मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने इसके जो डू योर सेल्फ के एग्जाम्पल्स हैं, फॉर्मूला चार्ट के डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 27 तक पूरे कर दिए होंगे। मैंने वीडियो बना के भेज दिया है जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। आप लोग जूम सेशन में सारे क्वेश्चन प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला चार्ट में है ना, ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉलिजन्स। देखिए, दो बॉल्स हैं, आकर टकराती हैं। कैसे टकराती हैं वो बात करेंगे हम। टकराने वाली दो चीज़ें बॉल्स हो सकती हैं, स्टोन हो सकते हैं, कोई भी दो बॉडीज हो सकती हैं। तो चलिए हम जरा एक बार चेक करते हैं कि ऐसा होता होगा, है ना। हाँ, देखिए, जैसे मान लो ये पास पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, टकराएंगे तो सबसे पहले तो ये एक दूसरे से टच करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होगा टक्कर का, है ना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाता, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर इसके बाद में ये बॉल्स जो हैं थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, मतलब थोड़ा इनका शेप बिगड़ जाता है, ऐसे दब जाती हैं। फिर ये बॉल्स हो सकता है शायद और भी ज़्यादा ज़ोर से दब जाती हूँ, है ना। हाँ, लिटिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीन व्हाट कैन हैपन एक्चुअली, है ना। इस तरह से हो जाती होंगी। फिर जब ये बहुत ज़्यादा एकदम से कंप्लीट डिस्टॉर्शन हो जाता है, जब इसका कंप्लीट डी शेपिंग हो जाती है कि भाई पूरा इलास्टिक कॉम्प्रेशन हो गया, तो इसको कहते हैं इलास्टिक कॉम्प्रेशन या इलास्टिक डिस्टॉर्शन, है ना। तो जब ये कंप्लीट होता है, राइट, उस समय दोनों बॉल्स की स्पीड वेलोसिटी बराबर होती है। तो देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है कॉलिजन, दोनों पास पास आ रहे हैं, है ना। ये कॉलिजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और प्रोसेस के बाद में ये अंडर द प्रोसेस चल रहा है अभी, है ना। व्हेन टू कोलाइडिंग बॉडीज आर मैक्सिमम क्लोज, व्हेन टू कोलाइडिंग बॉडीज are maximum close, when two colliding bodies are maximum close, then v is same, है ना। at that moment both are having maximum elastic deformation, हाँ जी। उस मोमेंट पर जब ये सबसे ज़्यादा पास में है, उस समय इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं इसको। ये जो डिफॉर्म हुई है, जो इसकी शकल सूरत खराब हो गई है, कोई भी दो बॉडी जब टकराती हैं, टकरा के डिशुंग होती है, डिशुंग, है ना, तो उस समय क्या होता है, उनके बीच में इलास्टिक डिस्टोर्शन होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और वो मैक्सिमम जब होता है तो वेलोसिटी बराबर होती है, उस मोमेंट पर वेलोसिटी बराबर होती है दोनों की, है ना। आगे क्या होगा जो नहीं पता, राइट। तो अब देखिए, इस समय जो है ना, इलास्टिक एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इलास्टिक एनर्जी। तो देखिए, इलास्टिक एनर्जी क्या होगी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो मैं बता देता हूँ। वो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी, तो ये बात बड़ी क्लियर है ना। इसको हम पकड़ लें जरा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने देखा है अभी रिसेंटली 2-4 साल में एग्जाम्स में पूछा गया है। पहले ये चीज़ पूछी नहीं जाती थी, आजकल पूछी गई है। तो क्या होता है कि दो बॉडीज आई, टकरा के पास पास आई और पास पास आई,
और पास पास आएंगी। जब ये मोस्ट क्लोज होंगी, व्हेन टू कोलाइडिंग बॉडीज आर मैक्सिमम क्लोज, या इसको कह दो मोस्ट क्लोज, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोस्ट क्लोज, उस मोमेंट पर वी सेम होगा। तो एट दैट मोमेंट बोथ आर हैविंग मैक्सिमम इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इलास्टिक एनर्जी इज दिस। व्हाट इज इलास्टिक एनर्जी? इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल काइनेटिक, वो सॉरी माइनस फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, है ना, हाँ, मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी है ये, करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं व्हेन आफ्टर कोलिजन, व्हेन आफ्टर कोलिजन two bodies, when after collision two bodies start receding away, when after collision two bodies start receding away, then if they regain their initial shape, if they regain their initial shape exactly as initial, then the collision is called elastic। तो देखिए, कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन वो होती है जब जो एनर्जी होती है ना, इलास्टिक एनर्जी, वो जीरो होती है ना। तो देखिए, हम इलास्टिक कोलिजन को समझने की कोशिश करते हैं। हेंस एन इलास्टिक कोलिजन is such a collision, an elastic collision is such a collision when two colliding bodies finally found to be, when two colliding bodies finally found to be undeformed। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अंत में जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो अनडिफॉर्म्ड पाई गई, कि कोलिजन हुई, डिसुंग हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, लास्ट में जाकर दोनों के दोनों अनडिफॉर्म्ड रहे। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बात करेंगे सीधे 2-3 तरह की कोलिजन्स की बातें करेंगे हम, है ना। ये एक कंसेप्ट था, क्योंकि आजकल जो है ना एग्जाम में इस कंसेप्ट को पूछा जाने लगा है, तो हम बात करते हैं। अब हम कोलिजन की बातें करेंगे। सबसे पहली बात करूंगा मैं हेड ऑन कोलिजन। दूसरी बात मैं करूंगा ऑब्लिक कोलिजन। दोनों ही केसेस में मैं इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दोनों बातें करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट हेड ऑन कोलिजन। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, नंबर 1, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक इक्वेशन बताई थी, है ना, इलास्टिक एनर्जी। क्या बताई थी मैंने? इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, है ना। यहां से हम पकड़ेंगे चीजों को। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, है ना। अब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी जीरो होती है। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन,
in case of elastic collision, finally elastic deformation energy is जीरो। ये इलास्टिक कोलिजन की फंडामेंटल डेफिनेशन है। तो इलास्टिक कोलिजन की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? इट शुड बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 जो है यूनिवर्सल इक्वेशन है, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। ये आपका नंबर 2 है। ये हर हालत में रहेगा। मतलब इलास्टिक की डेफिनेशन है टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 100% जीरो जो है ना डिफॉर्मेशन एनर्जी होनी चाहिए। डिफॉर्मेशन लिटिल हो गया तो फिर आपकी इलास्टिक में कोलिजन, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ। तो आई एम राइटिंग हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन मैं लिखूंगा, दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट डाउन m1 u1 प्लस m2 u2 इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो फाइनली मुझे इसका रिजल्ट मिलता है सॉल्यूशन के बाद में। और पता है क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है v1 माइनस v2 इट इज इक्वल टू माइनस u1 माइनस u2, है ना। अच्छा, v1 माइनस v2 क्या कहते हैं? v1 माइनस v2 कहते हैं फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इट इज इक्वल टू माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। अब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं? देखिए, इसे कहते हैं हम न्यूटन्स इक्वेशन फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, है ना। हेड ऑन का मतलब होता है डायरेक्शन ऐसे हो रही है ना। इसका हम डायग्राम बना देंगे। देखो, एक बॉल है यहाँ पे m1 है, एक बॉल है यहाँ पे m2 है, इसकी इनिशियल स्पीड u2 है, u1 u2 है, डिसुम ये ऐसे हुई, एक m1 एक m2, बाद में दोनों v1 और v2 स्पीड से चली जाएंगी। ऐसा हो गया है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू माइनस इनिशियल रिलेटिव, इनको दोनों को सॉल्व करने पर आएगा। दैट सॉल्यूशन प्रोसेस आई डोंट वांट टू गो, है ना। हाँ, वो आप करवा चुके हैं पहले, आप अपने नोट्स वगैरह में देखिए या खुद करिए, दोनों को मिला करके ये इक्वेशन आ जाएगी। और बताऊँ, करना देना कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्या है। आप क्या करें, m1 को एक साइड में ले आए, m2 को एक साइड में ले आए, इसमें भी m1 को एक साइड में ले आओ, m2 को एक साइड में ले आओ, फिर डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसको इधर उसको उधर, इसको उधर उसको उधर ले, फिर डिवाइड कर दो, आसान, एक इक्वेशन आ जाएगी। चलिए, ये आ गया ना। अब मैं पता है क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन एज पर न्यूटन्स इक्वेशन, एज पर न्यूटन्स इक्वेशन है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग अवे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग अवे will be equal to initial velocity of approach, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए। दिस माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन।
This minus sign indicates that after the collision, two bodies recede away and initially before the collision, two bodies come closer to each other. तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आती हैं, बाद में दूर जाती हैं. तो क्या कहा गया है? इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन एज पर न्यूटन्स इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग अवे विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये जो माइनस साइन है ना, ये इंडिकेट कर रहा है अप्रोचिंग, रिसीडिंग. पहले पास आ रही है, बाद में दूर जा रही है. राइट. सो नाउ लुक ऑन हियर. आप ध्यान दीजिए यहां पर आकर के. नंबर 2 जो है ना, इसमें 1 मिनट मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन इसको मैं 3 नंबर बोल दूं क्या? हाँ, 3 नंबर बोल देता हूं, है ना. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 है ना. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट. एक बार मैं जरा बोर्ड चेक कर लेता हूं कि बोर्ड से बाहर तो नहीं जाना मैं, है ना. कई बार वीडियो में बाहर चला जाता है. अभी तो नहीं जा रहा. आई ड्रॉ ए लाइन हियर प्लीज. एक मिनट जरा. यस प्लीज. आई होप इट्स फाइन. दिख तो नहीं रही है लाइन. थोड़ी बाबा रे. एक मिनट जरा यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. यस प्लीज. नाउ इट्स ओके. सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट. देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ V1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ V2. अब मैं आपको इसको याद करवा देता हूँ, इमीडिएट याद हो जाएगा. मैं यहाँ पर देखिए ऐसे एक लिख रहा हूँ, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा रहा हूँ. आपको याद करा दे रहा हूँ इमीडिएट. V1 V2 की वैल्यू है ना, सब जगह मैं नीचे लिखूंगा M1 प्लस M2. M1 प्लस M2 नीचे लिखूंगा. आपके ये सॉल्व करने पर आ जाएगी इक्वेशन, है ना. M1 प्लस M2. राइट. ये क्या है? V1. तो मैं स्टार्ट करूंगा M1 माइनस M2. यहां लिखूंगा मैं U1, है ना. ये है तो यहां पे V1 है ना, तो मैं यहां लिखूंगा 2M2 U2. करेक्ट. ये V2 है तो मैं इसको लिखूंगा M2 माइनस M1. यहां लिखूंगा मैं U2. यहाँ लिखूंगा 2M1 U1. देखिए आपको याद रह जाएगी ना बहुत आराम से. V2 के साथ में आप M1 M2 से स्टार्ट करो, V1 के साथ आप M1 से स्टार्ट करो, उसका ऐसा लिखो, है ना. हाँ, बहुत मजा आएगा. चलिए ये हो गया. अब जब हम ऐसा करते हैं तो देखो क्या होने वाला है. मैं अब केसेज की बात करता हूँ, है ना. केसेज फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. हम बात कर रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, है ना. मैं हेड ऑन को समझाना नहीं चाह रहा यहाँ पर, कारण कि ये जो है ना रिपीटर्स के लिए या रिवीजन के लिए है ये लेक्चर. हेड ऑन का मतलब होता है सीधा सीधा टकराना, 1 डायमेंशनल, है ना. तो केसेज फॉर हेड ऑन और कोलिजन. सबसे पहला केस है M1 बराबर M2 बराबर अगर M हो जाए तो क्या क्या हो. अगर M1 बराबर M2 बराबर M हो जाए देन आप रखिए यहाँ पे M1 बराबर M2, M1 बराबर M2 रखिए, सब जगह रखो. M1 बराबर M2. पता है क्या आएगा? V1 बराबर आ जाएगा U2 एंड V2 बराबर आ जाएगा U1. Hence if two bodies of same mass, undergo head on elastic collision, then their velocities if two bodies of same mass undergo head on elastic collision, then their velocities get interchanged. है ना.
if two bodies of same mass undergo head-on elastic collision, then their velocities get interchanged. Hence their momentum, their linear momenta है ना, momenta get interchanged है ना. Hence their kinetic energies get interchanged. हाँ जी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है. काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है, दोनों आपस में बदल जाते हैं. भैया वेलोसिटी एक की दूसरे की हो गई, दूसरे की पहले की हो गई, तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम इंटरचेंज हो गए. इसका मीनिंग है कि काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हो गई, क्योंकि मासेस तो सेम है ना. राइट. दूसरी बात है कि अगर मान लो m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 हो, तब क्या होगा. यानी एक बॉडी बहुत भारी हो, एक ट्रेन हो और एक बॉल हो, हाँ, तो क्या हो. मान लो एक ट्रेन है, आ रही है, मैंने खड़ा होकर ये बॉल से मारा, अब बॉल का क्या होगा, ट्रेन का क्या होगा, वो बात करते हैं अपन. तो m1 इज ग्रेटर, m1 तो ट्रेन है तो v1 बराबर u1. भैया ट्रेन पे तो असर पड़ना ही नहीं है, जो भी असर होना है बॉल पर ही होना है यार, ट्रेन पे बिल्कुल असर ना पड़े. ठीक है. अब बॉल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप इक्वेशन पे देख लो. यू पुट m2 0, तो मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ेगा. v2 इक्वल टू आ जाएगा 2u1 माइनस u2, ये आ जाएगा v2. करेक्ट. ये आपकी बातें हो गई हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. देखिए हेड ऑन का मतलब क्या है. हेड ऑन का मतलब है स्ट्रेट कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन, ये हेड ऑन का मतलब है. चलिए अभी अपन इसको और आगे करते हैं. तो हमने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात कर ली, और हेड ऑन वर्ड का मतलब जो है ना वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. वैसे तो आप सब जानते ही हैं. हेड ऑन का मतलब होता है स्ट्रेट, आगे सामने आमने, स्ट्रेट, वन डायमेंशनल, ये हेड ऑन का मतलब होता है. हेड ऑन कोलिजन को हम स्ट्रेट कोलिजन भी कह सकते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन भी कह सकते हैं, है ना. चलिए अब हम बात करेंगे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, है ना. हेड ऑन, एक मिनट जरा प्लीज. हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक का मतलब होता है कि भैया अब की बार में डिफॉर्मेशन होगा. जो दो बॉल्स थी ना, डिशुम हुई थी, टक्कर हुई थी, ये जो डिशुम हुई, टक्कर हुई, इसके बाद कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बच जाएगा. वो जो भी डिफॉर्मेशन बच जाएगा उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी होगी, एंड दैट विल नॉट बी जीरो. तो दैट विल नॉट बी जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन सेम. तो देखिए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का सबसे इन इलास्टिक कोलिजन का सबसे पहला कंसेप्ट है लीनियर मोमेंटम बी कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट ही अलग है ना. लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है भैया बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए, राइट. तो वो नहीं लग रहा है यहाँ पे, दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जो भी कर रहे हैं आपस में कर रहे हैं, बाहर का कोई रोल नहीं है. एक बार आ रहे हैं, बस आ गया. अब वो जिस भी कारण से आए हों. पहले नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी सेम, विल नॉट बी कंजर्व्ड, है ना, ऐसे कह सकते हो आप. तो अब देखिए हम बात करेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कोलिजन, लॉ नहीं बोलो आप इसको, इक्वेशन है, इट इज नॉट लॉ. न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कोलिजन is corrected as below. देखिए कैसे करेक्शन हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन में.
तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ कोलिजन में, यार आदत खराब हो गई, लो बोल देता हूँ मैं बार बार, माइनस ई u1 माइनस u2। ये जो ई है ना, ई को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। है ना, ई की वैल्यू जो होती है ना वो 0 to 1 के बीच में होती है। 0 इज द लीस्ट, 1 इज द मैक्सिमम, करेक्ट। अब मैं कहूंगा कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दैट इज आइडियल कोलिजन, है ना, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई इज इक्वल टू 1, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फुल्ली इन इलास्टिक ई इक्वल टू 0, ये होगा, है ना। अब देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं यहां पर, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो एज पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एज पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एज पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा जी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आप क्या करें कि इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब आप 1 2 दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट दिस, आई एम राइटिंग दिस, और आपको अभी अभी याद हो जाएगा, अभी अभी याद हो जाएगा इसी समय। देखिए कैसे याद होगा, मैं वही कार्यक्रम करूंगा, आप समझ गए मैं क्या कार्यक्रम करने वाला हूँ। ऐसे 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 प्लस का साइन लगा दिया बीच में, थोड़ी सी जगह कर देता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ मैं लिखूंगा m1 प्लस m2, यहाँ मैं लिखूंगा m1 प्लस m2, यहाँ मैं लिखूंगा m1 प्लस m2। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी इक्वेशन, है ना। अगर किसी को कुछ पूछना हो, मान लो कि सर कैसे आया, मान लो तो जूम सेशन में पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए m1 माइनस ई m2 और 1 प्लस ई m2 u2, एक मिनट यहां पर u बनाएगा, करेक्ट, यहां आएगा m2 u2, है ना, हाँ सही है। यहां पे आएगा m2 माइनस ई m1 इंटू u2 और यहां आएगा 1 प्लस ई m1 u1। आप बात को समझिए, v1 था ना, तो यहां लिखा मैंने m1 माइनस m2 माइनस m1, करेक्ट। यहां लिखा मैंने 1 प्लस ई और ये लिखा 1 प्लस ई, ये m2 u2 और ये m1 u1। अब देखो हम चेक करते हैं हमारा ये रिजल्ट सही है क्या, कैसे, आप e इक्वल टू 1 रख करके देखो सब जगह इलास्टिक कोलिजन के लिए, e इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अगर e इक्वल टू 0 लिख के देखो, तो e इक्वल टू 0 लिख के देखोगे जब, तो आपका रिजल्ट जो है वो वाला आएगा, कौन सा, एक्चुअल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना। तो आप देखो यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक वाली बात तो हो ही गई, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, हाँ जी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की जब आप बात करते हैं तो देखो क्या होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की जब आप बात करते हैं ना, तो भैया ई बराबर 0 हो जाता है, ई बराबर 0 हो जाता है। ई को 0 लिख के देखो, मैं लिख रहा हूँ ई को 0, मैं लिख रहा हूँ v1 लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, है ना, v1 बराबर ई को 0 लिखो, ई को 0 लिखो, यहाँ 0 वहाँ 0, है ना। तो पता है क्या आ रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इट इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ v2, हाँ जी, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे, है ना। आप यहाँ से भी दोनों लिख सकते हो, देखो m1 u1 लेकिन वो दोनों सेम आने के लिए पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, है। तो देखिए हेंस इन केस ऑफ हेड ऑन
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ जी, हेंस इन केस ऑफ हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होती है ना, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू सेम, बोथ बॉडीज मूव विथ सेम कॉमन वेलोसिटी, है ना, बोथ बॉडीज मूव टुगेदर विथ सेम वेलोसिटी। हाँ जी, तो हेंस इन केस ऑफ हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू सेम, बोथ बॉडीज हाँ जी, बोथ बॉडीज मूव टुगेदर विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, है ना। तो दे एक्चुअली इन फैक्ट दे स्टक विथ ईच अदर, दे स्टक विथ ईच अदर, एक साथ जुड़ जाती हैं, है ना। दोनों बॉडी एक बन जाती है, तो बोथ बॉडीज मूव एज ए कॉमन बॉडी, कंपोजिट बॉडी, है ना, बोथ बॉडीज मूव एज अ कंपोजिट बॉडी। ठीक है, चलिए, जब ये दोनों की दोनों बॉडी जो हैं एक कंपोजिट बॉडी की तरफ मूव करती हैं, तो देखिए डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज व्हाट एनर्जी विथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हाँ जी, बिल्कुल, एनर्जी विथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये एनर्जी इलास्टिक डिफॉर्मेशन में काम आएगी, है ना। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, है ना, प्लस ये हीट एनर्जी बन सकती है थोड़ी सी, है ना, एनर्जी विथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस थोड़ा सा हीट भी हो सकता है, क्योंकि वो जब इलास्टिकली डिफॉर्म होता है ना, उस समय बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो जाता है, तो कुछ हीटिंग इफेक्ट भी हो जाता है, विथ सम हीटिंग इफेक्ट, विथ सम हीट लॉस, ये भी एक बात है ना, थोड़ा सा हीट लॉस हो जाता है, गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, राइट। हाँ, लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन जरूर कर देता हूँ, दैट इज व्हाट टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको यहाँ पर एक लॉस की डेफिनेशन बार बार बता देना चाहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को लॉस की डेफिनेशन बार बार बताता हूँ। क्या भैया, लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, प्रॉफिट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा हमेशा। चलिए, तो अब देखिए टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख रहा हूँ हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों जुड़ गई हैं, v फाइनल आपका आ चुका है वहां पे, ये v फाइनल है, कॉमन है, ये सेम है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर आएगा, करेक्ट। मान लीजिए मैं कुछ इस तरह का कार्यक्रम कर रहा हूं कि मेरे पास एक बॉल है m1, मेरे पास एक दूसरी बॉल है m2, मेरे पास इसकी स्पीड u है, मेरे पास इसकी स्पीड 0 है। मैंने इसको दौड़ा के डिशुम करा के दोनों एक दूसरे से अटैच हो गई, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन थी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो दे विल मूव टुगेदर विद द सेम कॉमन वेलोसिटी, v आएगा, है ना। चलो, इस v की वैल्यू बताना, चलो जल्दी से, बहुत तेजी से बताओ v की वैल्यू, बहुत तेजी से। कैसे बताओगे v की वैल्यू बहुत तेजी से जी? मैं बताता हूँ कैसे बताओगे। u2 0 है, यहां पर आप u2 0 लिखो, पुट u2 0, तो एक ही बॉल आकर के टकरा रही है, मतलब फर्स्ट बॉल इज ओनली मूविंग, अदर बॉल इज नॉट मूविंग, है ना। तो अगर मान लीजिए एक चीज कोई खड़ी है, दूसरी पीछे से आकर टक्कर मार देती है ना। मान लो किसी रेलवे लाइन पर कोई जो है ना फाटक है, इंडिया में बहुत घटनाएं होती हैं, बहुत क्रूरतापूर्ण घटनाएं होती हैं ये, है ना, लोग समझते ही नहीं है।
तो मैंने देखा कि रेलवे लाइन पर जो है एक गाड़ी फंस गई, एक बस फंस गई, ट्रेन आई ले गई साथ में। तो बस तो फंस गई थी ना, स्टेशनरी थी, ट्रेन मूवमेंट में थी, ले गई। क्या वेलोसिटी आएगी? ये आएगी, इट विल बी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, उसकी जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये पता है क्या आएगी? U2 को 0 लिखो, वहाँ भी U2 को 0 लिखो। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ हाफ m1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ, आपने U2 0 लिखना है ना वहाँ पे। हाँ, तो देखो m1 से एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, राइट। अब आप हाफ m1 U1 को ले आओ बाहर, तो देखो क्या आएगा, हाफ m1 U1 स्क्वायर, हाफ m1 U1 स्क्वायर। ये आया ना आपका। अब देखना आप क्या होगा, ये मुझे लग रहा है कि ये हाफ m1 U1 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर m1 आया, फिर यहाँ पर m1 प्लस m2 आएगा, उधर से m2 तो ये m2 आ जाएगा। आप चेक करना जरा, दिस इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आया। इसको U1 स्क्वायर बोलेंगे, या क्या? आई मे बी रॉन्ग, है ना, आपको चेक करना पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन सारी चेक कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं उसी समय जो करता हूँ सो करता हूँ। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा, करेक्ट। चलिए, तो अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन हो गया, करेक्ट। अब हम ऑब्लिक कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक छोटा सा काम करूँगा मैं, एक चीज़ मुझे डिफाइन करनी है, चलो अगली बार डिफाइन कर देंगे। यस प्लीज़। देखिए, मैं डिफाइन करना चाहता हूँ एक बार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को दोबारा से, और एक बार फिर हम बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन की। ऑब्लिक कोलिजन यानी टू डायरेक्शनल कोलिजन, राइट। तो मैं देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को एक बार मैं दोबारा याद कर रहा हूं। स्मॉल e इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को मैं लिख रहा हूं माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग अवे अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनस v1 माइनस v2 माइनस u1 माइनस u2, ये आपका ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग अवे अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर, ये चीज़ मुझे डिफाइन करनी थी, राइट। आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो बहुत बार फॉर्मूलों में, वो हम क्वेश्चंस करेंगे ना जब आपको समझ में आ जाएंगे। वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर DPPs, इन आवर सीट्स, है ना। अब चलिए, अब हम बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में भी कुछ नहीं करना। ऑब्लिक कोलिजन देखिए, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ चुपचाप रखी है ना, इधर से कोई दूसरी बॉडी आई, है ना, ध्यान देना, ये बॉडी रखी थी, इधर से कोई दूसरी बॉडी आई। आप देखिए दोनों सेम सेंटर लाइन पर नहीं है ना, तो ये आपका डिशुंग हो जाएगा। डिशुंग हो जाएगा तो क्या होगा, एक बॉडी इधर चली जाएगी, एक बॉडी इधर चली जाएगी, है ना, ये ऐसे चली जाएगी, राइट। ये आपकी जो है ना इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थी। इससे एक बॉडी आपका जो है ना थीटा 1 एंगल बनाएगी, एक बॉडी आपका थीटा 2 एंगल बनाएगी, है ना।
एक बॉडी थीटा 1 बनाएगी, एक बॉडी थीटा 2 बनाएगी। मान लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, डिसोंग हो रही है ना। अब देखिए ये जाएगी v1 वेलोसिटी से, ये जाएगी v2 वेलोसिटी से। तो हम देखिए सबसे पहला काम हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का करेंगे। सेकंड बॉडी चल रही थी तो मैं कहूँगा कि px इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो मैं कह दूंगा m2u2 प्लस 0। ये तो चल ही नहीं रही थी, हमने जानबूझ करके ऐसे कर दिया है ना। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप चला सकते हो, m1u1 कर देना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, कर दीजिएगा, राइट। py इनिशियल इट इज 0, इट इज 0। अब मैं px इनिशियल लिख रहा हूँ और बताऊंगा कुछ नहीं, लिख दूंगा, आप चेक करना मैं सही लिख रहा हूँ क्या, राइट। हाँ जी, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो आप मेरे को जूम सेशन में बताना। px फाइनल x मोमेंटम है ना, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, p y फाइनल, इसको मैं लिख दे रहा हूँ m1 v1 sin थीटा है, हाँ m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2 एंड इट मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 0। तो ये तो जरूरी हो गया है ना। अब आपके पास में दो चीजें और रहेंगी, इफ इट इज इलास्टिक, इफ ऑब्लिक कोलिजन इज इलास्टिक। भैया इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, चाहे ऑब्लिक हो चाहे हेड ऑन। तो इफ इलास्टिक कोलिजन है ना, तो बस कुछ नहीं, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। इन इलास्टिक है तो फिर तो बात ही खत्म है आपकी, ये आएगी है ना। E इक्वल टू जो ये वाला फॉर्मूला है ये सब जगह लगेगा, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी है ना, मूविंग अवे, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग अवे एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर, ओके। इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मूविंग अवे कह सकते हैं अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्लोजर कह सकते हो। ये आपका E जो है ना ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन के मामले में इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं इम्पैक्ट पैरामीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं एक बहुत कॉमन सेंस की बात बताऊंगा, अगर एक बॉल यहां रखी है, उसका मास सेंटर ऑफ मास यहां है, एक बॉल यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, अगर ये बॉल एग्जैक्ट इसके लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ मास पे अलोंग आ रही है, if this ball is coming along the line joining center of mass, then this will be head on collision, है ना। तो आप यहां पर एक चीज कह सकते हैं, एक चीज कह सकते हैं, if collision is taking place, if collision is taking place along the line joining, if collision is taking place along the line joining center of masses, है ना, हाँ, सेंटर्स ऑफ मासेज बोलो, सेंटर्स ऑफ मास बोलो, है ना। if collision is taking place along the line joining centers of mass, then head on collision takes place। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साहब, तो फिर हेड ऑन कॉलिजन होती है। तो अब आप देखिए क्या होने वाला है। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहा हूं डायग्राम, ये सेंटर है एक बॉडी का और दूसरी बॉडी यहां से आ रही है, मान लो मैं जानबूझ के इस बॉडी को छोटा बना रहा हूं जिससे बात समझ में आ जाए, एक्चुअल में बात को समझना है। ये सेंटर है। अब अगर ये बॉडी ऐसे चल रही है और आ करके डिसूम कर रही है, टक्कर कर रही है, अब देखिए क्या हालात है। अब मैं यहां से एक इसकी लाइन ऑफ मोशन की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं,
दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। तो बी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब आप इस बात को समझिए कि जब बी इम्पैक्ट पैरामीटर है तो मैं दो बातें बोलूंगा। फॉर हेड ऑन कॉलिजन, बी इज जीरो। हाँ जी, हेड ऑन कॉलिजन जब जब होगी तब तब इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होगा। फॉर ऑब्लिक कॉलिजन, बी इज नॉट जीरो, इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो नहीं होगा, तभी ऑब्लिक कॉलिजन होगी। इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो हो और उस केस में ऑब्लिक कॉलिजन हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। चलिए, तो ये चीज हो गई आपकी, करेक्ट। ओके, नाउ लुक ओवर हियर। अब हम इस इम्पैक्ट पैरामीटर वाली बात को थोड़ा सा कॉलिजन करवाते हैं ना एक बार। देखिए कैसे, ये जो आपका केस था ना, इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ये आपका सेंटर था, ये आपकी बॉडी है, आ करके डिसू हो गई। ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है, करेक्ट। मैं इसे कहता हूं रेडियस आर इस बॉडी की। ये आपकी वेलोसिटी है, करेक्ट। ये जो वेलोसिटी है यहां आकर टकराई है, करेक्ट, टकराई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बॉल यहां ना होती, अगर ये सेकंड वाली बॉल, ये बॉल नंबर 1 है, वो बॉल नंबर 2 है, अगर ये सेकंड वाली बॉल इस जगह नहीं होती तो क्या होता? मैं बताऊं क्या होता? पहले वाली बॉल सीधी चली जाती और क्या होता? अगर ये सेकंड वाली बॉल यहां ना होती तो बॉल नंबर 1 सीधी चली जाती। इसे हम कहते U1, इसे हम कहते U1 अगर सीधी चली जाती तो। लेकिन बॉल तो है, सेकंड बॉल तो है जी, तो सीधी कैसे चली जाएगी? रास्ते में रुकावट है। अब क्या होगा? टक्कर होगी। इसे मैं कहता हूं रेडियस आर। अगर मैं इस एंगल का नाम अल्फा रख दूं, अगर अल्फा रख दूं, तो नाउ आई कैन डिवाइड दिस U1 into two components. One is U1 साइन अल्फा आएगा क्या? हाँ, साइन अल्फा। अदर इज U1 cos अल्फा, करेक्ट। तो हमने U1 के दो कंपोनेंट कर दिए, वन इज U1 साइन अल्फा, अदर इज U1 cos अल्फा। मैं कहूंगा कि U1 साइन अल्फा इज, मैं कहूंगा U1 साइन अल्फा इज व्हाट? इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। यस, U1 साइन अल्फा इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। फिर उसके बाद मैं किसकी बात करूंगा? U1 cos अल्फा की बात करूंगा। तो देखिए U1 cos अल्फा, U1 cos अल्फा, इसको कहूंगा मैं रेडियल और नॉर्मल कंपोनेंट, रेडियल और नॉर्मल कंपोनेंट। U1 साइन अल्फा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, U1 cos अल्फा रेडियल और नॉर्मल कंपोनेंट है, करेक्ट। चलिए, जब ये चीज आ गई है हमारे पास, तो अब मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा टेंजेंशियल कंपोनेंट नेवर डू पार्टिसिपेशन इन कॉलिजन। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट नेवर डू पार्टिसिपेशन इन कॉलिजन, never do participation in the collision. हाँ जी, एक्चुअली मैं बताऊं, टेंजेंशियल कंपोनेंट से कोलिजन हो ही नहीं सकती जी। अब एक बात बताओ आप, अगर आप किसी दीवार को तोड़ना चाहते हो तो कैसे तोड़ोगे यार? देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब मैंने इस बोर्ड को साफ करने का ट्राई किया, कर दिया। आप बताइए टूटा क्या बोर्ड? नहीं टूटा ना, नहीं टूटा बोर्ड। बोर्ड को तोड़ना हो तो ऐसे करो, हथौड़ा लेके करो साहब, तब टूटेगा बोर्ड। वही बात है यहाँ पे। टेंजेंशियल कंपोनेंट नेवर डू पार्टिसिपेशन इन द कोलिजन।
है ना। रेडियल और नॉर्मल कंपोनेंट, रेडियल और नॉर्मल कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोलिजन। करेक्ट, यानी यू साइन अल्फा का तो कोलिजन में कोई काम ही नहीं है। ओके, और यू कॉस अल्फा के कारण, u1 कॉस अल्फा के कारण कोलिजन होगी। तो देखिए कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि u1 साइन अल्फा, u1 साइन अल्फा will remain with body 1, will remain with body 1 as such। u1 साइन अल्फा तो बॉडी 1 के साथ एज सच रहेगा, है ना। u1 cos अल्फा will be doing एक्चुअल कोलिजन। असली लड़ाई तो u1 cos अल्फा ही करेगा। तो युद्ध तो u1 cos अल्फा का ही होगा। हमारे फॉर्मूले वैसे के वैसे रहेंगे, कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। देखिए मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, है ना। v1 इक्वल टू, हमारा जो v1 था वो था इलास्टिक कोलिजन मान ले, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो, है ना। नॉन इलास्टिक है तो फिर तो आप जो है ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर तो आपको ई लाना पड़ेगा, राइट। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इफ है ना, तो मैं इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, है ना, इलास्टिक, चलो इलास्टिक कोलिजन लिख दो, वही काफी है। इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट। तो देखिए v1 क्या आएगा, v1 आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 cos अल्फा, ये v1 आएगा। और ये v1 पता है कौन सा वाला आएगा, रेडियल कंपोनेंट आएगा, भैया। इसको आप कह दीजिए v1r, रेडियल कंपोनेंट, r माने रेडियल। एक कंपोनेंट जो u1 साइन अल्फा है ये तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है भैया। तो u1 साइन अल्फा विल रिमेन विथ बॉडी 1, है ना। आप ये कह सकते हैं u1 साइन अल्फा इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी 1। मैं इसको थोड़ी सी जो है ना सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, u1 साइन अल्फा इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी 1। वो तो उसके साथ रहेगा, उसका दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब मैं सेकंड बॉल की वेलोसिटी लिख देता हूँ। सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो आएगी ना, वो आएगी क्या, एक तो देखिए इसमें m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 लिखा मैंने, करेक्ट। u2 हमने जीरो माना है, अगर u2 भी कुछ होता तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। अब हम सिचुएशन तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मन में आपकी इच्छा है बनाओ। 2 वैसे जरूरत नहीं है, देखिए v2 इक्वल टू आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना u2 ही आएगा खाली, दूसरा वाला तो आना नहीं है, u1 वाला तो जीरो नहीं, u1 वाला ही आएगा, u2 तो जीरो है। तो मैं इसको लिखूंगा सीधे ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 cos अल्फा, ये आएगा जी v2। देखिए है ना, u2 जीरो है, हमने आपकी वो इक्वेशन लगाई है v1 की, m1 माइनस m2 u1 अपॉन, समझ गए आप लोग, है ना, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम हो आप जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, तो यू आर वेलकम फॉर एनी डिस्कशन इन जूम सेशन, राइट। अब आप देखिए मैं नेट वेलोसिटी ऑफ v1 निकालूंगा, क्योंकि v2 की तो वही रहेगी, है ना, v2 की तो वही रहेगी, v2 का कोई चेंज होने वाला नहीं, v2 तो फिक्स आ गया।
V1 जो नेट आएगा ना, V1 नेट, इसको पता है क्या लिखूंगा मैं? इसको मैं ये लिखूंगा अंडर रूट लगा के, हाँ जी, इसका स्क्वायर करूंगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर, और क्या, u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस आपका u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा आएगा। ये आपकी u1 नेट आई है, v1 फर्स्ट बॉल की नेट वेलोसिटी आएगी, सेकंड बॉल की वेलोसिटी आपके पास में है। तो मेरे को लगता है ये कॉलिजन वाली सारी बातें कंप्लीट हो गई और बहुत क्लियर हो गए, है ना। इस कंसेप्ट को मैंने बहुत जानबूझ करके क्लियर किया है, वो इसलिए किया है इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चा जो है ना परेशान हो जाता है। अब आप देखिए आपका जो फॉर्मूला चार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, ये आप करिए, एक बार ट्राई करिए, मुझसे आप जूम सेशन में पूछ लीजिएगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से आपका वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एकदम कंप्लीट हो गया है। आप इसको अब कंप्लीट कर दो, पूरा सारा डीपीपी कंप्लीट कर दो, फॉर्मूला चार्ट कंप्लीट कर दो। अगली क्लास में हम ग्रेविटेशन करेंगे, राइट। ओके।